आज हम चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर या किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव चुंबकीय विभव, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों निकाल चुके हैं। आज हम चुंबकीय बल रेखा के बारे में बात करेंगे। चुंबकीय बल रेखा, इसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं या इसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? ये एक इमेजिनरी रेखा है जो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलता है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। जैसे मान लें ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे +m ध्रुव प्रबलता होता है और साउथ पोल पे -m ध्रुव प्रबलता होता है। तो ये चुंबक के बाहर जो है, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा। उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा। यहाँ भी उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा। हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा। लेकिन मैग्नेट के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलाता। मैग्नेट के अंदर क्या होता? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलाता। अगर चुंबकीय बल रेखा का कोई डिफिनेशन पूछे कि डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज इमेजिनरी स्मूथ लाइन कर्व्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट द साउथ पोल। यह एक काल्पनिक वक्र रेखा है जो हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलता और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता, लेकिन चुंबक के अंदर यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चला जाता है। यह एक काल्पनिक वक्र रेखा है। तो देखेंगे इसी तरीके का एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा भी हम बताए थे। ये हमेशा धन आवेश से निकलता था और ऋण आवेश में प्रवेश करता था। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है, वो विद्युतीय बल रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाता था, लेकिन चुंबकीय बल रेखा बंद लूप बनाता है। क्योंकि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश किया। ये मान लो एक चुंबक है, ये एक मान लो चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश किया। उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश किया। ये उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश किया। इस तरीके से उत्तरी ध्रुव से निकलता और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता। तो इसलिए ये बंद लूप बनाता है। अब है कि चुंबकीय बल रेखा का कई बार क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में क्या अंतर है। तो एक अंतर हमने बताया कि विद्युत बल रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है और चुंबकीय बल रेखा बंद लूप बनाती है। तो चलो अब चुंबकीय बल रेखा का गुण क्या है, तो हम मोटा मोटी याद दिला दें। जो भी विद्युत बल रेखा का गुण था सेम गुण चुंबकीय बल रेखा का है, बस 1-2 पॉइंट ही अंतर है। तो फिर से हम बता दें, विद्युत बल रेखा का सारा गुण चुंबकीय बल रेखा के गुण से मैच करेगा। जैसे वहाँ क्या होता था कि धन आवेश से विद्युत बल रेखा निकलता था और ऋण आवेश में प्रवेश करता। उसी तरीके से यहाँ उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो चुंबकीय बल रेखा का या चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कहेंगे पहला लाइंस, यह एक
काल्पनिक वक्ररेखा है जो चुंबक के बाहर हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। चुंबक के बाहर हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। उत्तरी ध्रुव से निकलता और दक्षिणी ध्रुव में क्या करता, प्रवेश करता, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चला जाता है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चला जाता है। अब है दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बलरेखा के किसी भी बिंदु पर, चुंबकीय बलरेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। तो दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ये एक चुंबकीय बलरेखा है, इसके इस पॉइंट पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना हो तो चुंबकीय बलरेखा के जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना होता उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो और स्पर्श रेखा का दिशा ही उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे मान लो ये पॉइंट P है तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P होगा। तो किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वही स्पर्श रेखा का दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब हम तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें कि दो चुंबकीय बलरेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वहाँ भी विद्युत क्षेत्र में रेखा में भी यही बात होता था कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती थी। यहाँ भी चुंबकीय बलरेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। कोई पूछेगा सर क्यों नहीं काटती है, तो एक पॉइंट पे जो अगर मान लो कि चुंबकीय बलरेखा एक दूसरे को काटती है तो ये जो कटिंग पॉइंट है इस पे दो स्पर्श रेखा खींचाएगा, इस कटिंग पॉइंट पे दो स्पर्श रेखा खींचाएगा और ये दोनों स्पर्श रेखा इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो ये कदापि संभव नहीं है। तो ये जो अगर मान लो एक दूसरे को काटा है तो ये कटिंग पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा यहाँ खिंचाएगा, एक स्पर्श रेखा यहाँ खिंचाएगा। तो एक कटे मतलब अभी तुरंत बताए कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताता है। तो यहाँ जो काटा है तो ये काटा हुआ पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करे। एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दो दिशा हो ये कदापि संभव नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। तो चुंबकीय बलरेखा भी एक दूसरे के लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो चुंबकीय बलरेखा यहाँ से भी निकलेगा और चुंबकीय बलरेखा यहाँ से भी निकलेगा। तो दो नॉर्थ पोल के बीच जो विकर्षण बल लगता है, तो ये विकर्षण बल क्यों लगता है इसी से पता चल जाएगा कि देखो दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के जैसे ही करीब जाएगा, एक दूसरे के जैसे ही करीब जाएगा तो अपने लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेगा, अपने लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेगा। और इसी दूर हटने की वजह से दोनों समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल लगता है। पूछेंगे दो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल क्यों लगता है, तो आप कह सकते हैं दो चुंबकीय बल रेखा जब एक दूसरे के करीब आता है तो अपने लंबाई के लंबवत ये चुंबकीय बल रेखा अपने लंबाई के लंबवत ये दूरी पर लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हटती चली जाती है, यानी दो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल लगता है। इसी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, चूँकि ये अपने लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जैसे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकला और साउथ पोल में चला गया, नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में चला गया, तो ये बाद में जो चुंबकीय बल रेखा है अपने लंबाई को सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब आता है। ये चुंबकीय बल रेखा इलास्टिक स्ट्रेच्ड वायर के तरह काम करता है, जैसे कि तनी हुई तार की डोरी आपस में एक दूसरे के करीब आने का कोशिश करता है। उसी तरीके से ये चुंबकीय बल रेखा जो उत्तरी ध्रुव से निकला है और जो दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश किया है,
अपने एक दूसरे के करीब आने का कोशिश करता है, अपने लंबाई को सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, जिसकी वजह से एक दूसरे के काफ़ी करीब आती है। तो यही आकर्षण बल का कारण है। चुंबकीय बल रेखा का और भी कुछ पॉइंट है, जैसे चुंबकीय बल रेखा कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होती है। डिसकंटिन्यूस का मतलब कभी भी ये बीच में ब्रेक हो, ये संभव नहीं है। ये डिसकंटिन्यूस नहीं होती है, यानी असतत नहीं होती है। तो चुंबकीय बल रेखा कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होती है, जैसे विद्युत बल रेखा भी कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होती थी। अब चुंबकीय बल रेखा अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से प्रवेश करता है। किसी की चुंबकशीलता अधिक हो सकती है, किसी की चुंबकशीलता कम हो सकती है। तो ये उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता था, जिसको परमिएबिलिटी यानी चुंबकशीलता कहते थे। तो चलिए, ये था चुंबकीय बल रेखा का गुण, जो कि मोटा मोटी हमने बता दिया। ऐसे भी आपको विद्युत बल रेखा का गुण या विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण अगर याद हो तो चुंबकीय बल रेखा के गुण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई क्षण चुंबक या मैग्नेटिक डायपोल रखा हो तो उस पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण के बारे में कैलकुलेशन करना है। तो लिखते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर हम क्षण चुंबक लिख दें, चूँकि क्षण चुंबक में दो पोल होता, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उसको हम लोग चुंबकीय आघूर्ण भी कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक या चुंबकीय आघूर्ण पर लगने वाला, क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण तथा बल का भी कैलकुलेशन कर सकते थे। मतलब मैग्नेटिक, अगर इसी को अंग्रेजी में लिखें तो कैलकुलेट द टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बार मैग्नेट। टॉर्क exerted on the bar magnet in uniform magnetic field। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी एक जैसा होता है। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा, जैसे मान लीजिए ये एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, और इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैपिटल बी। समरूप चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या, कैपिटल बी है। तो इस पे एक बार मैग्नेट रखें। देखो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे जो है ये प्लस एम और साउथ पोल पे जो है ये माइनस एम। साउथ पोल पे क्या होगा, माइनस एम। तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर। और साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा यहाँ भी एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस एम बी वेक्टर। ये फोर्स चूँकि नॉर्थ पोल पे प्लस ध्रुव प्रबलता होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के दिशा में बल लगेगा, और साउथ पोल पे ऋण ध्रुव प्रबलता होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। कोई बोलेगा सर ये फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? चूँकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, फोर्स एक्जर्टेड ऑन द यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ, जैसे मान लें कहीं एम पोल स्ट्रेंथ है तो इस पर फोर्स एफ लग गया, तो एम पोल स्ट्रेंथ पे फोर्स एफ लग गया, तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे फोर्स कितना लगा था, एफ बटे एम। इसी को तो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।
मतलब एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले बल के एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले बल के परिमाण को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो B = F/m, तो F = कितना हो जाएगा m × B। तो इस पे जो पॉजिटिव ध्रुव प्रबलता था तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, या नेगेटिव ध्रुव प्रबलता था तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब कोई पूछेगा सर यहाँ नेट फोर्स क्या होगा, तो F नेट की अगर हम बात करें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव वे में फोर्स लग रहा, जितना पॉजिटिव डायरेक्शन फोर्स लग रहा उतने नेगेटिव डायरेक्शन में, तो MB - MB नेट फोर्स क्या हो गया 0। तो नेट फोर्स जैसे ही 0 हो जाएगा तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू होता क्या है, टॉर्क इक्वल टू था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चूँकि फोर्स ही 0 है और तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है भी नहीं, तो यहाँ टॉर्क जो है लगेगा नहीं किस पे, इस बार मैग्नेट पे यानी छड़ चुंबक पे। तो इस स्थिति में ना ही तो डायपोल पे ना ही छड़ चुंबक पे परिणामी बल लगा और ना ही बल आघूर्ण लगा। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को थोड़ा सा रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस बार भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र हमने लिया है और इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इस मैग्नेट को हमने थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया, ये इस तरीके से घुमाया है। तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो F वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा MB वेक्टर। और ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल पे क्या फोर्स लगेगा, तो F = -MB वेक्टर। तो देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखो इन दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये 12। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की दूरी कितनी होगी 12। तो देखो इसमें जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन क्या होगा, तो ये साउथ पोल, ये जो डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। ये S है, ये N है और ये क्या P। तो त्रिभुज SPN में अगर हम बात करें तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। तो एक फोर्स यहाँ, दूसरा फोर्स यहाँ, तो दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस NP होगा। तो इस SPN में हम साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर NP बटे SN हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो NP इक्वल टू होगा SN साइन थीटा। तो SN क्या है, दोनों डायपोल, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस, तो 12 साइन थीटा, ये NP। तो एक्चुअल में हमको यहाँ नेट फोर्स की अगर बात करें F नेट, तो F नेट यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि जितना लेफ़्ट साइड फोर्स लगेगा उतने राइट साइड, देखो जितना हमको राइट साइड फोर्स लग रहा उतने लेफ़्ट साइड फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल डायरेक्शन का अपोजिट है, जिसकी वजह से F नेट यानी परिणामी बल 0 है। लेकिन बल आघूर्ण की जब हम बात करते हैं, बल आघूर्ण कितना होगा, तो बल आघूर्ण बराबर होता बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी। तो बल कितना होगा, तो MB, बल कितना होगा MB, और लंबवत दूरी कितना होगा, तो SN। तो ये है 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो 2mL B साइन थीटा ये होगा। 2m × L को हम क्या कहते हैं, ये कैपिटल M से डिनोट करते हैं, जिसको चुंबकीय आघूर्ण कहते थे। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता था, किसी एक द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। एक्चुअल में दोनों ध्रुव साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की जो दूरी है ये 12 मानते हैं। तो ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, तो ध्रुव है M और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है 12। तो इसी को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जिसको कैपिटल M से हमने दिखाया है। तो कैपिटल M B साइन थीटा।
बल आघूर्ण को टॉ से डिनोट करते हैं। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टॉ वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में बल आघूर्ण आ गया और ये स्केलर फॉर्म में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसी क्षण चुंबक को, जैसे मान लो अभी बल आघूर्ण लग रहा, उसके बावजूद भी हम इसको घुमाने का प्रयास करते हैं, तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा या घुमाने में जो ऊर्जा संचित होती है कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य या उसमें संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उसके लिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, एक बात और हम बता दें कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता, वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो वहाँ चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो कई बार हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्षण चुंबक की वजह से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बताइए। तो एक्चुअल में जितना काम करते हैं वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब कितना काम करना पड़ेगा, तो यहाँ जो dW इक्वल टू होता है टॉ डी थीटा। देखिए लीनियर मोशन में कार्य का जो फार्मूला होता है ये बल गुना विस्थापन होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में जो कार्य का फार्मूला होता है बल के बदले बल आघूर्ण आता और विस्थापन के बदले कोणीय विस्थापन आता है। याद रखेंगे, लीनियर मोशन में वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में वर्क इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा। तो बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, उसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो dW इक्वल टू टॉ डी थीटा। तो टॉ का वैल्यू अभी तुरंत पढ़े थे mb साइन थीटा। तो dW इक्वल टू क्या हो जाएगा mb साइन थीटा और ये d थीटा। इसको इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी दोनों ओर समाकलित करने पर, जैसे मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई इस क्षण चुंबक को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाया हो, कोई थीटा 1 डिग्री से थीटा 2 डिग्री तक घुमाया हो इस क्षण चुंबक को, तो उसको प्रॉपर लिमिट भी लिखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हिंदी में लिखेंगे तो दोनों ओर समाकलित करने पर, तो dW इज इक्वल टू mb साइन थीटा डी थीटा। इसको हम मानते हैं कि थीटा 1 एंगल से स्टार्ट किया और थीटा 2 एंगल तक घुमाया। कोई कहेगा सर इसको 0 से थीटा तक घुमाया, तो थीटा 1 0 कर देंगे, थीटा 2 को थीटा कर देंगे। तो dW का इंटीग्रेशन क्या होता है W, mb बाहर आ जाएगा और ये साइन थीटा डी थीटा, तो ये थीटा 1 से थीटा 2 चला जाएगा। देखेंगे कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन माइनस साइन थीटा का अगर इंटीग्रेशन करते तो कॉस थीटा आता, लेकिन सिर्फ यहाँ साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस कॉस थीटा होता। तो dW का इंटीग्रेशन W, तो mb, तो ये साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिख दिए। यहाँ वेरिएबल थीटा है तो थीटा 2 अपर लिमिट है, थीटा 1 लोअर लिमिट है, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकल जाएगा तो कॉस थीटा, तो थीटा की जगह अपर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 और माइनस कॉस थीटा 1। माइनस को जैसे ही अंदर एंट्री कराएंगे तो mb इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वर्क डन, ये क्या वर्क डन। तो इसी में अगर थीटा 1 0 हो, एक्चुअल में जितना किया गया कार्य होता है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W इक्वल टू हम U कर सकते हैं, U इक्वल टू mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है, यदि थीटा 1 का मान 0 हो तो थीटा 2 का मान थीटा लिखा जा सकता है। तो U इक्वल टू mb, ये क्या हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो चूँकि थीटा 1 का मान 0 से थीटा तक, कोई बोलेगा सर 30 से 90 तक, कोई बोलेगा सर 45 से 180 तक। तो इनिशियल
मतलब इनिशियल एंगल क्या था और फाइनल एंगल क्या है वो हम देखेंगे। एंगल किसके किसके बीच, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का ये एंगल है। तो एम बी और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में जितना कार्य करना पड़ता है छड़ चुंबक को घुमाने में, उतना ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसी को अगर स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो स्केलर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो स्केलर फॉर्म में जब जैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए जो है हम सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखने की अगर बात करें तो यहीं से केवल लिख के छोड़ा जा सकता है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, एम बी इंटीग्रेशन से बाहर साइन थीटा डी थीटा। तो चूँकि साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये एम बी ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस एम बी कॉस थीटा। ये जितना किया गया कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता। तो यू इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। तो इसी को हम माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट है, या मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ उसको हमने स्केलर फॉर्म में लिखा और वेक्टर फॉर्म में भी लिखा। और इससे पहले भी उसको घुमाने में कितना किया गया कार्य था, जो किया गया कार्य था वही ऊर्जा के रूप में संचित होता था। उससे पहले हम कितना बलाघूर्ण लगता था इस डायपोल पे, मैग्नेटिक डायपोल पे, या उसी को बार मैग्नेट पे कहते हैं। क्योंकि बार मैग्नेट पे यानी छड़ चुंबक में मैग्नेटिक डायपोल होता ही है, तो सीधा छड़ चुंबक पर लगने वाला बलाघूर्ण ही वो चुंबक के आघूर्ण पर लगने वाला बलाघूर्ण है। उससे पहले जो हम देखे थे वो था मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा। तो आज भर इतना ही छोड़ते हैं। अब अगले क्लास में हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे।